बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके दो पोल्स होते हैं, एक होती है मेनिया और एक होती है मेजर डिप्रेशन। अब हमने ये सब तो डिस्कस किया था कि मेनिया क्या होती है, मेजर डिप्रेशन क्या होती है, ठीक है। फिर बाइपोलर 1 क्या होती है, बाइपोलर 2 क्या होती है एंड साइक्लोथीमिया क्या होती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे साथ मेनिया हो या मेजर डिप्रेशन हो या हाइपोथीमिया हो एक बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट में, तो उसकी क्या क्या साइन एंड सिम्टम हो सकती है, उसकी क्या क्या क्राइटेरिया हो सकती है अकॉर्डिंग टू DSM 5th एडिशन, ठीक है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं 42nd को, जिसमें हम पढ़ेंगे मेनिया की क्राइटेरिया को, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिप्रेशन की क्राइटेरिया को, और फिर हमारे साथ जितनी भी प्रेवलेंस है, कोमॉर्बिडिटी है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केम्यू पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केम्यू को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, लिखा गया है कि DSM 5th एडिशन क्राइटेरिया फॉर मेनिया। अब मेनिया के लिए DSM 5th एडिशन का क्या क्राइटेरिया हो सकती है। मेनिक एपिसोड क्राइटेरिया, अगर हम एक बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट को देख लें तो उसमें जो मेनिक एपिसोड आता है, जिसको हम एक एक्सपेंसिव एपिसोड या एलिवेटेड एपिसोड या इरिटेबल मूड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उस एपिसोड में क्या क्या हो सकती है। अटेस्टिंग पीरियड ऑफ एबनॉर्मेलिटी एंड परसिस्टेंटली एलिवेटेड एक्सपेंसिव आर इरिटेबल मूड। क्या होता है कि हमारे साथ एक ऐसा पीरियड होता है इस मैनिक एपिसोड में कि पेशेंट जो है, जो कि बाइपोलर पेशेंट है, तो उसमें जब भी मैनिक एपिसोड आ जाता है तो वो मुसलसल परसिस्टेंटली मुसलसल एबनॉर्मली सी उसके मूड स्विंग स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि उसका मूड एलिवेटेड हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो लेक्चर में पढ़ा ना कि एक्सपेंसिव मतलब कि वो हर किसी से ज़्यादा ताल्लुकात रखने की कोशिश करता है। इरिटेबल मूड हो जाता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है और वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी होता है। वो बहुत कोशिश करता है कि मैं हर किसी के साथ अपनी जितनी भी तारीफ़ें हैं वो करूँ, ठीक है। जितने भी डिलूजन, जितने भी ग्रेंडियासिस है, वो उसके साथ शेयर करने की कोशिश करता है। लास्टिंग एट लीस्ट 1 वीक, ठीक है। अब आप लोगों ने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ रिमेंबर रखनी है कि अगर हमारे साथ मेनिया है एक पेशेंट को, तो उसको हम किस तरीके से डायग्नोस करेंगे। ये जो फॉलोइंग जितनी भी जो साइन एंड सिम्टम दिए गए हैं, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं, अगर ये साइन एंड सिम्टम पेशेंट में या ये जो मूड है एबनॉर्मली एंड परसिस्टेंटली एलिवेटेड एक्सपेंसिव एंड इरिटेबल मूड, ठीक है, अगर ये सारे साइन एंड सिम्टम पेशेंट में 1 वीक यानी 7 डेज़ के लिए मौजूद हो, ठीक है, तो तब हम इसको डायग्नोस करेंगे कि ये हमारे साथ पेशेंट है मेनिया का, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ रिमेंबर रखनी है कि 7 डेज़ होती है मेनिया की डायग्नोसिस के लिए। 3 or more 4 if the mood is only irritable। अगर हमारे साथ एक पेशेंट है, ठीक है, और वो मैनिक है, तो उसमें 3 या मोर से ज़्यादा यानी 3 या 3 से ज़्यादा जो साइन एंड सिम्टम है जो नीचे दिए गए हैं वो मौजूद होंगे। लेकिन कभी कभार 4 भी हो सकते हैं अगर पेशेंट क्या हो, इरिटेबल हो, ठीक है। तो लिखा गया है कि द फर्स्ट वन इज़ इन्फ्लेटेड सेल्फ इस्टीम आर ग्रेंडियोसिटी। पेशेंट का जो मूड है, पेशेंट का जो मतलब जो पेशेंट जो है, जो मेनिया का पेशेंट है, वो क्या होगा, वो सेल्फ इस्टीम होगा, इन्फ्लेटेड सेल्फ इस्टीम होगा, मतलब वो उसके खुद एतमादी में इजाफा होगा, ठीक है। वो रोज़ बरोज़ उसकी खुद एतमादी जो है ना वो बढ़ती जाएगी। एंड ग्रेंडियोसिटी होगी, यानी वो अपनी अपनी तारीफ़ के लिए और अपनी तारीफ़ इतना करेगा वो कि मतलब वो अब डिलूजन की तरफ भी चले जाएगा। यानी वो समझेगा अपने आप को कि मैं पाकिस्तान का सदर हूँ, ठीक है, या मैं वज़ीर आज़म हूँ, या मैं इतना खूबसूरत हूँ, या मेरे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे हैं, ठीक है, या मैं सबसे अमीर, दुनिया का सबसे अमीर बंदा हूँ, जबकि वो होते नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना, ये क्या होते हैं, ये मतलब ये रियलिटी से मैच नहीं करती, लेकिन वो सोचता रहता है, अपने सोच में वो सबसे खूबसूरत और सबसे अमीर तरीन इंसान होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ग्रेंडियोसिटी कहते हैं। डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया
कि इस पेशेंट का जो स्लीप की नीड है वो डिक्रीज़ होता है। जैसे कि अगर ये पेशेंट जो नॉर्मल पेशेंट होता है, जो नॉर्मल इंसान होता है, तो उसके लिए 7 आवर 24 आवर्स में बहुत ज़रूरी है कि वो स्लीप करे, ठीक है। यानी 7 आवर का स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है एक नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए। लेकिन जो मैनिया का पेशेंट होता है, तो वो अगर 3 या 2 आवर स्लीप भी करे, तो वो बाकी जितने भी हावर्स है 21 आवर या 20 आवर वो बहुत एक्टिव होता है, ठीक है। यानी उसको स्लीप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और वो ऐसा ऐसा रहता है कि बिल्कुल फ्रेश एंड एक्टिव होता है। नेक्स्ट हमारे साथ आ रहा है प्रेशर्ड स्पीच आर मोर टॉकेटिव देन यूजुअल, ठीक है। उसका जो स्पीच का तरीका होता है, जो टॉकेटिव मतलब उसकी वो जो बोलता है, ठीक है, तो वो बहुत तेज़ी के साथ बोलता है, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी इसके साइन एंड सिम्टम बताए ना कि वो हमारे साथ क्या होता है, बहुत वर्ड टू वर्ड उसकी जो वर्ड है, जो साउंड्स है, वो रिलेट करने की कोशिश करता है, वो वर्ड टू वर्ड मैच करने की कोशिश करता है, जैसे कि नॉलेज मॉलेज, ठीक है। इसी तरीके से मतलब उस वर्ड्स की मीनिंग नहीं होती, लेकिन वो सेंटेंस को सेंटेंस से क्या कर देता है, सेंटेंस को सेंटेंस से मिलाने की कोशिश करता है और बस बोलता रहता है, टॉकेटिव होता है, ठीक है। जो नॉर्मल इंसान होता है ना, उससे ये मोर टॉकेटिव होता है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होती है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ यानी उसकी जो थॉट्स है वो रेसिंग होता है, यानी उसकी थॉट्स जो है ना उसमें एक सोच उसमें आ जाता है, पर फिर उसके सोच में चेंजेस आ जाती है और ऐसे सोचते हैं ये कि वो क्या होती है, डिल्यूजन्स होते हैं, मतलब रियलिटी से मैच नहीं करते। जैसे कि ये समझता है कि मतलब मैं उड़ सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास सुपर पावर्स है, ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब ये क्या होते हैं, ये अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाता है, ठीक है, एक चीज़ पे फोकस इसका नहीं होता, ये डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी से परेशान कुन या डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, किसी पॉइंट पे इसका फोकस नहीं रहता। साइकोमोटर एजिटेशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इसकी जो मोटर एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो ये साइकोमोटर एजिटेशन हो जाती है इसमें, या इसकी जो गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी है उसमें इंक्रीज़ आ जाती है, ठीक है। हेडोनिस्टिक हो जाती है। हेडोनिस्टिक यानी हेडोनिज़म इसमें आ जाती है, यानी इसकी जो प्लेजर एक्टिविटीज़ है उसमें डिक्रीज़ आ जाती है। इसकी जो प्लेजर की एक्टिविटीज़ होती है ना, वो अब इसमें हिस्सा लेने की या इसकी जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा गया है कि कंटिन्यूप है, मैनियक एपिसोड क्राइटेरिया कंटिन्यूप है, लिखा गया है कि क्या होता है कि काज मार्क एम्पेयरमेंट इन ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग इन यूजुअल सोशल एक्टिविटी और रिलेशनशिप, के इसका जो यूजुअली लाइफ है, इसका जो डेली लाइफ है, तो उसमें जो ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी है, जो एकेडमिक एक्टिविटी है, जो उसके रिलेशनशिप है, जो सोसाइटी के साथ एक्टिविटीज़ है, ठीक है, सोसाइटल जितनी भी उसकी जो एक्टिविटीज़ है या उसकी जो रिलेशनशिप्स है, जब उसमें असर आएगा, ठीक है, जब उसमें एम्पेयरमेंट आएगा, जब वो खराब होने लगेगी, ठीक है, तो उस दौरान हम कहेंगे कि ये हमारे साथ मेनिया है, ठीक है। नेसेसिटेट हॉस्पिटलाइजेशन टू प्रिवेंट हार्म टू सेल्फ एंड अदर, अब इसी पेशेंट को ज़रूरत है कि उसको हॉस्पिटलाइज्ड कर दे, ठीक है, उसको एडमिट कर दे हॉस्पिटल में, क्योंकि वो कभी भी किसी भी वक्त अपने आप को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। ज़्यादातर ये पेशेंट ऐसा होता है कि जब इसको कोई अटेंशन नहीं देता, इसकी बात अगर कोई नहीं सुनता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होता है, तो नॉर्मल इंसान किस तरीके से डेली जो है ना 24 आवर में इसको सुनता रहेगा या इसको क्या करेगा, अटेंशन देगा, ठीक है। तो जब कोई इसको अटेंशन नहीं देता, तो ये डायरेक्ट ही क्या हो जाता है, उस पर हमला करना शुरू कर देता है, ठीक है, और दुश्मनी पे आ जाता है, तो ये दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है और इसके माइंड में बहुत ज़्यादा सुसाइडल अटैक वगैरह की आ जाती है। और दूसरा ये कि इसके जो मूड है वो फ्लाइट मूड होता है, फ्लाइट आइडियाज़ इसके जहन में आ जाते हैं, ये कभी भी किसी भी मतलब किसी को भी अपने आप को अच्छा या बड़ा दिखाने के लिए किसी भी जगह से कूद सकता है, ठीक है, किसी भी काम को कर सकता है ऐसा जिससे उसको नुकसान पहुंचा सके, तो ये किसी भी वक्त अपने आप को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, इस वजह से इसको हॉस्पिटलाइज्ड करने की ज़रूरत होती है साइकोटिक फीचर, जिस तरह से हमने बताया था कि जो हाइपोमेनिया होती है उसमें साइकोटिक फीचर्स नहीं होते हैं, यानी वो क्या होती है, उसमें जो डिल्यूजन है वो नहीं होती, ठीक है, वो रियलिटी से मैच करते हैं, जबकि ये जो है ना ये रियलिटी से अनमैच होती है, ठीक है, इसमें डिल्यूजन्स होती है, इसमें रियलिटी इतनी नहीं होती, ठीक है। ये इतने ज़्यादा और इतने ग्रेंडियोसिटी के साथ बातें करता है, ये इतना अपना तारीफ़ करता है जैसे कि नऊज़ बिल्लाह ये कहता है कि मैं पैगंबर हूँ, ठीक है, जबकि ये होता नहीं है रियलिटी में। तो ये चीज़ें इस जो मैनिया है इसमें आ जाती है, ठीक है।
नॉट ड्यू टू सब्सटेंस यूज़ और एब्यूज़, ठीक है, ये सब्सटेंस यूज़ या एब्यूज़ की वजह से नहीं होता ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन क्यों होता है, ये जो मैनिया है ये ज़्यादातर सब्सटेंस यूज़ या किसी भी एब्यूज़ पेशेंट को नहीं होती, बल्कि ये अपनी ही एक डिज़ीज़ है, ठीक है, और वो आ जाती है पेशेंट में। ये किसी भी मेडिकल कंडीशन या किसी भी जनरल अदर कंडीशन की वजह से नहीं होती, बल्कि ये किस वजह से होती है, अपनी ही एक डिज़ीज़ है, साइकोटिक फीचर्स है जो कि पेशेंट में राइज हो जाती है, ठीक है। अ फुल मैनिक एपिसोड इमर्जिंग ड्यूरिंग एंटी डिप्रेसेंट ट्रीटमेंट, अगर हमारे साथ पेशेंट को मैनिक एपिसोड आ गया है, ठीक है, तो उसके लिए इमरजेंसी में जो ट्रीटमेंट हम दे देते हैं, तो उसको ज़्यादातर हम जो एंटी डिप्रेसेंट ट्रीटमेंट है वो भी हम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर लिखा गया है डायग्नोसिस मैनिक सिम्टम एट स्कूल, अगर किसी पेशेंट को स्कूल में मेनिया है, ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है, आप लोग इसके ज़रिए से डायग्नोसिस कर सकते हैं अपने क्लास में भी जो भी है, ठीक है, और वो मैनिक है आप लोगों को लग रहा है, तो उसको इसी तरीके से आप डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे कि लिखा गया है कि क्या होता है, सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स में यूफोरिया होगी। यूपोरिया क्या होती है, यानी पेशेंट का जो मूड है वो एलिवेटेड होता है नॉर्मल इंसान से, जैसे कि वो टू मच हैप्पी होती है, ठीक है। अगर उसके सामने एक छोटा सा भी मजाक या बात करते तो वो इतना हंसता है, पागलों की तरह हंसना पड़ता है, ठीक है। वो बस हंसता 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 रहता है, ठीक है। तो जैसे इतना हंसता है कि जो बाकी नॉर्मल बच्चे होते हैं वो उसको स्टेरिंग यानी उसको घूरना शुरू कर देता है कि इस पर क्या छपा आ गया, इस पर क्या झटका आ गया, इस पर क्या क्या हो गया इसको, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये हमारे साथ यूफोरिया कहलाती है। टू हैप्पी सिली गिडी, गिडी मतलब कि चकराना, ठीक है, और सिली मतलब कि पागलपन। तो ये पेशेंट जो है ना इतना हंसा रहता है कि मतलब दूसरे उसको स्टेरिंग यानी घूरना शुरू कर देता है कि इस पर क्या हो गया, ठीक है। मतलब नॉर्मल इंसानों की तरह ये हंसता नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा गया है कि एंड एक्सपेंसिव होता है, हर किसी से ताल्लुक़ रखने की कोशिश करता है, अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। एंड मूड जो है ना उसका क्या होता है, आउट ऑफ ब्लू होता है। आउट ऑफ ब्लू मूड का मतलब है कि इसका जो मूड है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी से डिप्रेस्ड हो जाता है, हो सकता है, ठीक है, इसका मूड डिप्रेस्ड होता है। ज़्यादातर हम कहते हैं ना कि आउट ऑफ ब्लू यानी डार्कर मूड है इस पेशेंट का, तो डार्कर मूड का मतलब ये है कि ये डिप्रेस्ड है, ठीक है। आर एज इन अप्रोप्रिएट रिएक्शन टू एक्सटर्नल इवेंट्स फॉर एन एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम, क्या होता है कि ज़्यादातर ये पेशेंट जो है ना ये ऐसे रिएक्शन देता है किसी भी इवेंट के लिए जो कि नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। जो नॉर्मल बच्चे बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जिस तरह से रिएक्शन देता है किसी भी इवेंट को, तो ये बच्चा इस तरीके का रिएक्शन नहीं देता। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया कि कोई एक छोटी सी मजाकिया बात कर देती है, ठीक है, क्लास में टीचर भी हो, तो ये क्या करता है, ये इस तरीके का हंसना शुरू कर देता है कि जो नॉर्मल नहीं होता, एबनॉर्मल, यानी 30 मिनट्स के लिए बस हिस्टेरिकली जो है ना हंसता रहता है, यानी पागलों की तरह हंसता रहता है। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है कि चाइल्ड लॉफ हिस्टेरिकली फॉर 30 मिनट्स आफ्टर अ mildly funny comment by a fear and despite other students staring at him, ठीक है। एक बच्चा जो कि जिसके सामने कोई छोटी सी भी मजाक या बात कर देती है, ठीक है, और वो इस तरीके का हंसना शुरू कर देता है जैसे कि पागलों की तरह, हिस्टेरिकली मतलब पागलों की तरह, ठीक है, और 30 मिनट के लिए वो हंसता रहता है। और इस तरीके का हंसता रहता है कि जो इसके जो पीयर्स है, जो दोस्त है, वो इसको स्टेरिंग स्टार्ट कर देती है, मतलब इसको घूरना शुरू कर देती है कि ये इसको क्या हो गया, इस तरीके का ये हंसना शुरू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया है साइनस सिम्टम, नेक्स्ट क्या होती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, जैसे कि इमर्जनाइज्ड, एंग्री, रैगिंग, आर इंटेंसिटी, इरिटेबल मूड, ठीक है। इसका जो मूड होता है वो इरिटेबल होता है, रेंगिंग यानी वायलेंट होता है, ठीक है, ये बहुत जल्दी जो है ना गुस्से में आ सकता है, और एनर्जाइज्ड भी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। जैसे कि हमने ऊपर स्लाइड में ऊपर जो यूफोरिया है उसमें भी डिस्कस किया कि आउट ऑफ ब्लू होती है, और एज एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन टू एक्सटर्नल इवेंट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि इन रिएक्शन टू मीटिंग अ सब्सटीट्यूट, अगर वो किसी मुतबादिल टीचर से मिलता है तो उस दौरान क्या होता है, वो जो बच्चा होता है उसके बाद उस मिलने के बाद जो है ना उसका रिएक्शन 20 मिनट्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा रेक होता है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा क्या होता है, वायलेंट होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, ठीक है। और वो इस तरीके का गुस्सा होता है कि पुरतशुद्ध गुस्सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ लिखा गया है कि इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम और ग्रेंडियोसिटी, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो मैनिक पेशेंट होता है तो उसमें ग्रेंडियोसिटी
ग्रेंडियोसिटी यानी जो डिल्यूजन का ग्रेंडियोसिटी है वो मौजूद होती है, ठीक है, जो रियलिटी से मैच नहीं होती, और खुद एतमादी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। Believing, talking or acting as if he is considerably better at someone or has special power, or ये इस तरीके का सोचता है कि मेरे पास स्पेशल पावर है या सुपर पावर है या नेचुरल पावर्स है, ठीक है, इस तरीके का ये बातें करता रहता है, इसमें डिल्यूजन होती है जो रियलिटी से मैच नहीं करता, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड बिलीव एंड टेल अदर्स शी इज़ एबल टू फ्लाई फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, के वो बिल्डिंग से क्या कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, ठीक है, यानी उसमें सुपर पावर है, या वो जो है ना वो क्या है, सुपरमैन है, ठीक है। तो ये इसी तरीके का वो सोचते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ लिखा गया है कि ये जो स्कूल के साइन एंड सिम्टम है वो कंटिन्यूस है कि पेशेंट क्या होता है कि बच्चा जो मैनिक है तो उसमें डिक्रीज नीड फॉर स्लीप होती है, ठीक है, वो अगर 2 आवर्स के लिए भी स्लीप कर ले तो वो उसके लिए कंप्लीट होता है और वो बाकी बच्चों से ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, ठीक है। उस स्लीप के बाद भी वो मतलब 2 घंटों उसके स्लीप जो है ना वो बहुत कम भी होता है, लेकिन वो बाकी बच्चों से ज़्यादा जो है ना वो क्या होता है, एनर्जेटिक होता है, और ऐसा फील करता है कि वो बिल्कुल वेल रेस्टेड है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल में दिया गया है कि डिस्पाइट ओनली स्लीपिंग 3 आवर्स द नाइट बिफोर अ चाइल्ड स्टिल एनर्जाइज्ड थ्रू आउट द डे, ठीक है, कि जब ये बच्चा स्लीपिंग करे 24 आवर में सिर्फ 3 आवर के लिए भी, तो ये दूसरे दिन जो मतलब अगला दिन होता है, ठीक है, नाइट के बाद जो दिन होता है, तो वो इस तरीके का फील कर देता है और इस तरीके का रहता है सारे दिन के लिए कि वो बिल्कुल एनर्जाइज्ड है, ठीक है, मतलब इसमें बिल्कुल एनर्जी है एंड वेल रेस्टेड है। नेक्स्ट लिखा गया है कि इंक्रीज स्पीच, इसकी जो स्पीच है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जैसे कि इसका जो वॉल्यूम है वो ड्रामेटिकली एम्पलीफाइड होती है, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ठीक है, बड़ा हुआ आवाज़ होता है। अनइंटरप्टेबल, इसको आप इंटरप्ट नहीं कर सकते, इसको आप रोक नहीं कर सकते, अगर आप रोकेंगे तो ये जो है ना जल्दी से गुस्से में भी आ जाती है, अगर कोई इसको अटेंशन नहीं देगा तो ये गुस्से में आ सकता है, ठीक है। और प्रेशर टू कीप टॉकिंग, ठीक है, और इसकी जो टॉकिंग की प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, इस वजह से ये साउंड को मैच कर देता है एक दूसरे से और सेंटेंस को सेंटेंस से मिलाने की कोशिश कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड एक्सट्रीमली बिगिन टू टॉक एक्सट्रीमली लाउडली आर मोर रेपिडली एंड कैन नॉट बी इंटरप्टेड बाय द टीचर, ठीक है, कि एक बच्चा होता है जो कि बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी के साथ बातें शुरू कर देता है, ठीक है, बहुत लाउडली स्पीच शुरू कर देता है और टीचर भी उसको रोक नहीं सकता फिर, ठीक है, इस तरीके का बातें वो शुरू कर देता है। नेक्स्ट लिखा गया है कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, इसके आइडियाज़ या थॉट्स में फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ आते हैं, जैसे कि रिपोर्ट और ऑब्जर्वेशन वी आर स्पीच राइटिंग आर ऑफ स्पीडेड ऑफ एंड टिगेंशियल आर सर्कमस्टेंशियल, ठीक है, सर्कमस्टेंशियल या टिगेंशियल मतलब कि ये इस तरीके का सोचता रहता है या इस तरीके का बातें करता है या इस तरीके का इसकी राइटिंग या इसकी स्पीच इस तरीके का होता है कि मतलब ये इधर उधर की बातें को सोचता रहता है, ठीक है, इसका जो फोकस है वो एक चीज़ पे नहीं होता बल्कि इधर उधर की बातों पे सोचता रहता है या इधर उधर की बातें जो है ना ये करता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ टीचर कैन नॉट फॉलोज अ चाइल्ड रैम्बलिंग स्पीच दैट इज आउट ऑफ करेक्टर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, ये इस तरीके का बातें करता है जो कि मतलब रूल रेगुलेशन या जो नाम से उसके खिलाफ होती है, ठीक है, जो कि स्पीच का जो तरीका है वो रैम्बलिंग स्पीच होता है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होती है या इस तरीके का ये लाउडली स्पीच कर देता है, ठीक है, इसकी राइटिंग वगैरह भी दूसरे बच्चों से अलग होती है। नेक्स्ट हमारे साथ आ रहा है, अच्छा स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट आ रहा है डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, इसका जो सोच है वो एक चीज़ पे फोकस नहीं करता, ठीक है, वो उसका अटेंशन जो है ना उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, ठीक है, एक चीज़ पे नहीं होती। इंक्रीज इंटेंसिवनेस, इसकी जो क्या है जो इंटेंसिवनेस है, इंक्रीज इंटेंसिवनेस बियॉन्ड चाइल्ड बेस लाइन एंड अटेंशन कैपेसिटी, ठीक है, इसमें क्या होती है जो अटेंशियल कैपेसिटी होती है या इसकी जो मतलब जो पावर ऑफ फोकस होती है एक चीज़ पे, ठीक है, तो वो इंक्रीज होती है लेकिन कम टाइम के लिए, बाकी बच्चों की तरह नहीं होती, ठीक है, एक कम टाइम के लिए एक चीज़ के लिए ये फोकस कर देता है, फिर उसका सोच जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उस चीज़ से चला जाता है दूसरे चीज़ की तरफ, ठीक है। जिसके फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड इज डिस्ट्रैक्टेड बाय साउंड इन द हॉलवे की वजह से भी इसकी जो सोच है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है, विच ऑटोटिफिकली नॉट बोथ हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ आ रहा है इंक्रीज इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी और साइकोमोटर एजिटेशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि जो बच्चे हमारे साथ मैनिक होते हैं, ठीक है, या जो पेशेंट हमारे साथ मैनिक होता है तो उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, ठीक है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा दोस्त बनाने की या बहुत ज़्यादा टॉक करने की या बहुत ज़्यादा ऐसे हॉबीज़ या प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने की एनर्जी होती है, ठीक है, कि हर एक चीज़ में ये इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। तो लिखा गया है कि क्या होता है कि हाइपर फोकस्ड होता है, ठीक है, ऑन मेकिंग फ्रेंड्स
फ्रेंड्स बनाने में हाइपर फोकस्ड होता है, एंगेजिंग इन मल्टीपल स्कूल प्रोजेक्ट में एंगेज होना, ठीक है। इसके साथ साथ हॉबीज़ में इसके बहुत सारे हॉबीज़ ऐसे होते हैं जैसे कि मतलब गेम्स वगैरह करना, ठीक है, या ऐसे अदर एक्टिविटीज़ जिसको स्कूल में आ जाए, ठीक है, पेंटिंग वगैरह करना। तो ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हाइपर फोकस्ड होता है इस चीज़ में। आर इन सेक्शुअल एनकाउंटर, या इसकी जो सेक्सुअलिटी के जो ड्राइव है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। आर अ स्ट्राइकिंग इन इंक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, या इसकी जो एनर्जेटिक जो मतलब जो क्या होता है, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है और वो झगड़ा स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो इसमें ऐसा पावर होता है कि ये दूसरों को बहुत जल्दी मारना वगैरह शुरू कर देता है, ठीक है। तो नेगेटिव चीज़ों में जो डेंजरस चीज़ें हैं इसमें भी इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड स्टार्ट टू रीअरेंजिंग द स्कूल लाइब्रेरी आर क्लीन एवरीवन डेस्क, ठीक है। एक बच्चा है और वो क्या कर देता है, जो स्कूल की लाइब्रेरी है उसमें को रीअरेंजिंग करना, इसमें इसका इंटरेस्ट होता है, या हर किसी का डेस्क साफ करना इसमें इंटरेस्ट होता है, या बिल्डिंग को साफ करना, या उसके लिए कोई अदर प्लान बनाना, ठीक है, या प्लेग्राउंड में कोई अदर कला वगैरह बनाना। तो इस चीज़ में इसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन ये फोकस कम टाइम के लिए होता है, ये उस चीज़ को फिर कंप्लीट नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती, और ये जो है ना ये डिल्यूजन कर देता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, जबकि इसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो उस काम को कंप्लीट कर ले। तो फिर उस चीज़ को क्या कर देता है, इनकम्प्लीटली छोड़ के दूसरी की तरफ दूसरी सोच को या दूसरी चीज़ को फोकस करना शुरू कर देता है। एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट इन प्लेजरेबल आर डेंजरस एक्टिविटी, जो प्लेजरेबल या डेंजरस एक्टिविटी है तो उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, एक्सेसिव होती है। सडन अनरिस्ट्रेंड पार्टिसिपेशन इन एन एक्शन दैट इज़ लाइकली टू लीड पेनफुल आर वेरी नेगेटिव कंसिक्वेंसेज, ज़्यादातर जो डेंजरस एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि झगड़ा वगैरह करना, ठीक है, मारना, तो इस चीज़ में इसकी जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है ना ये दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है और ख़ुद को भी पेनफुल या जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। लिखा गया है कि एग्जाम्पल में क्या है कि अ प्रीवियसली माइल्ड मैनर्ड चाइल्ड may write dirty notes to the children in class are attempting to jump out of a moving स्कूल बस, ठीक है। ये बच्चा जो है ना ये क्या कर देता है, ये मतलब मैनर के खिलाफ चलता रहता है, ठीक है, यानी ऐसी डर्टी डर्टी बातें लिखना, ठीक है, या डर्टी राइटिंग करना दूसरों के नोटबुक में, अपने नोटबुक में, ठीक है, जिससे दूसरे बच्चे भी परेशान रहते हैं, ठीक है। और इससे अटेम्प्टिंग करना जैसे कि स्कूल के बस जब रवाना हो जाता है तो इससे कूदना, ठीक है, तो ये इसी तरीके का सोचता रहता है और इसी तरीके का एक्टिविटी में ये फोकस देता है या उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से इसको नुकसान भी पहुंच सकता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब लिखा गया है कि अगर हमारे साथ हाइपोमेनिक क्राइटेरिया को देख के, ठीक है, हाइपोमेनिया हो जाए तो उसकी क्राइटेरिया क्या हो सकती है अकॉर्डिंग टू DSM-5 डायग्नोसिस, ठीक है। तो लिखा गया है कि सिमिलरिटी विद मैनिक एपिसोड, ये भी बिल्कुल मैनिक एपिसोड की तरह ही होती है, लेकिन क्या होती है, हाइपोमेनिया में हमने बताया था कि ये हाइपोमेनिया होती है, यानी मैनिक से थोड़ा कम, इसकी जो साइन एंड सिम्टम है वो थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू मेनिया। बाकी जितनी भी साइन एंड सिम्टम है वो सेम होती है, लेकिन उसकी जो क्या होती है, जो साइन एंड सिम्टम है उसकी जो शिद्दत है वो थोड़ी कम होती है, ठीक है। डिफरेंस फ्रॉम मैनिक एपिसोड, जैसे कि इसकी डिफरेंसेस किस तरीके होती है मैनिक एपिसोड से, लेंथ ऑफ टाइम में डिफरेंसेस होती है, ठीक है। एम्पेयरमेंट नॉट एज सीवियर नहीं होती है एज कम्पेयर टू मैनिक, यानी मैनिक जो जितना सीवियर होती है उसकी तरह हाइपोमेनिक जो है ना वो इतना सीवियर नहीं होता, माइल्ड होता है, ठीक है। may not be viewed by the individual as pathological, जो पेशेंट होता है हाइपोमेनिक का वो पैथोलॉजिकली दिखाई नहीं देता, लेकिन उसमें मेनिया होती है, ठीक है, लेकिन हाइपोमेनिया होती है, यानी उसकी जो साइन सिम्टम है वो इतनी सीवियर नहीं होती। However, other may be troubled by erratic behavior, अगर वो बेतरतीबी का बिहेवियर स्टार्ट कर देता है, एरेक्टिक बिहेवियर स्टार्ट कर देता है, तो इसकी वजह से फिर अदर जो है ना वो क्या हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर देता है बच्चों को या अदर जितने भी नॉर्मल लोग हैं, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा गया है कि क्या होता है कि अगर हम अब मेजर डिप्रेशन एपिसोड को देख लें, ठीक है, जैसे कि हमने मेन या हाइपोमेनिया पढ़ा, तो इसी तरीके का अब मेजर डिप्रेसिव एपिसोड भी होता है ना बाइपोलर डिजीज़ में, क्योंकि बाइपोलर तो दो फोल्स के होता है, एक होता है मेनिया और एक होता है मेजर डिप्रेशन, ठीक है। तो अब मेजर डिप्रेशन को देख लेते हैं कि DSM-5 ने किस तरीके से मेजर डिप्रेशन को डायग्नोस किया है। तो उसके बारे में बताया गया है कि अ पीरियड ऑफ डिप्रेस्ड मूड, पेशेंट का जो मूड होगा वो बहुत डिप्रेस्ड होता है, ठीक है, इस दौरान जब मेजर डिप्रेशन होती है, और लॉस ऑफ इंटरेस्ट या उसका जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ है, यानी जो जितनी भी उसकी जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ है तो उसमें इंटरेस्ट जो है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। तो जब वो इंटरेस्ट कम हो जाना या पेशेंट का मूड जो है ना वो ज़्यादा अरसे के लिए डिप्रेस्ड रहना, तो इस चीज़ को हम डिप्रेसिव या मेजर डिप्रेशन कहते हैं।
In children and adolescent the mood may be irritable rather than sad. ठीक है, एडोलेसेंट यानी 18 ईयर से जब कम हो बच्चा, ठीक है, या चाइल्डहुड हो, तो उस दौरान बच्चे का जो मूड होता है वो इरिटेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सैड, यानी वो इतना सैड नहीं रहता बल्कि इरिटेबल यानी बेचैन रहता है जब वो मेजर डिप्रेशन में हो। लास्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। और जिस तरह से हमने पढ़ा कि हमारे साथ जो मेनिया होती है वो 7 डेज़ के लिए, जो उसकी साइन एंड सिम्टम है अगर वो पेशेंट में दिखाई दे रहे हो तो उसको हम डायग्नोस कर देते हैं मेनिया, ठीक है। तो इसी तरीके से जब पेशेंट 2 वीक्स के लिए यानी 14 डेज़ के लिए क्या होता है, जब डिप्रेसेंट और उसका मूड जो है ना वो इरिटेबल या सैड हो तो उसको हम क्या कर देते हैं, कंसिडर कर देते हैं तो ये तो डिप्रेस्ड है यानी डिप्रेशन में है। रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट चेंज फ्रॉम प्रीवियस फंक्शनिंग। और ये जो डिप्रेसिव पेशेंट होता है, डिप्रेसिव पेशेंट होता है, तो इसमें क्या होती है, इसकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, जो नॉर्मल डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है या फंक्शन है, तो उसमें क्या होती है, एम्पेयरमेंट आ जाती है, चेंजेस आ जाती है, जिसकी वजह से हम इसको फिर डायग्नोस कर देते हैं मेजर डिप्रेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ आ रहा है अब मेजर डिप्रेशन की क्या क्या साइन एंड सिम्टम हो सकती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू DSM-5 ने बताया है कि अगर हमारे साथ ये जो जितनी भी नीचे दिए गए साइन एंड सिम्टम है, अगर इसमें 5 या 5 से ज़्यादा, जिस तरह से हमने मेनिया में पढ़ा कि 3 या 3 से ज़्यादा, तो इस तरीके से ये जो नीचे दिए गए साइन एंड सिम्टम है इसमें 5 या 5 से ज़्यादा साइन एंड सिम्टम मौजूद हो किसी भी पेशेंट में, ठीक है, तो ये हमारे साथ मेजर डिप्रेशन होगी। लेकिन ये जो फर्स्ट 2 है, डिप्रेसिव मूड एंड डिमिनिश इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, ठीक है, तो इसमें एक ज़रूर होनी चाहिए जब हमारे साथ पेशेंट मेजर डिप्रेसिव में हो, ठीक है। एक या दोनों जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक या दोनों मौजूद हो एक पेशेंट में, तो उसको हम मेजर डिप्रेसिव क्या कर देते हैं, कंसिडर कर देते हैं। तो लिखा गया है कि क्या होती है, डिप्रेसिव मूड होती है, ठीक है, डिमिनिश इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ होती है, उसकी जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ होती है उसमें इंटरेस्ट कम होना, ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया है कि सिग्निफिकेंट वेट लॉस होती है, इसका वेट जो है ना वो सिग्निफिकेंटली, जब भी पेशेंट डिप्रेशन में आ जाते हैं ना तो उसका वेट जो है ना वो बहुत जल्दी या तो कम हो जाता है और या बहुत जल्दी जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर डिप्रेशन में मूड जो वेट है वो बहुत ज़्यादा भी होता है, और ये इसलिए ज़्यादा होता है कि कभी कभार पेशेंट जो है ना वो जब डिप्रेशन में आ जाती है, मेजर डिप्रेशन उससे हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा खाता रहता है, ठीक है। और कभी कभार जब मेजर डिप्रेशन किसी को हो जाता है तो वो क्या होता है, उसको भूख न लगना या भूख से परहेज़ करना, ये सब शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी उसको फिर भूख नहीं लगता है, उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता, खुराक की किसी भी चीज़ में उसमें का इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो वो फिर कुछ भी नहीं खाता, तो वो उसकी वेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अच्छा, अब अगर कोई पेशेंट डिप्रेसिव मेजर डिप्रेशन में चला गया है, ठीक है, तो उसको या तो इंसोम्निया होगी, नींद नहीं आएगी, ठीक है, और या कभी कभार ऐसा भी होता है कि हाइपरसोमिया होती है। जैसे कि आप लोग जब एग्ज़ाम के दिनों में डिप्रेस्ड होते हैं, ठीक है, तो तब आप लोगों को हाइपरसोमिया हो जाती है, ठीक है, यानी नींद बहुत ज़्यादा आना, ठीक है, तो ये भी डिप्रेशन की एक साइन एंड सिम्टम है। साइकोमोटर एजिटेशन, कभी कभार साइकोमोटर एजिटेशन हो जाती है और कभी कभार रिटार्डेशन हो जाती है, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ में फिर उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसके जो मोटर एक्टिविटी है वो रिटार्डेड यानी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। फटीग यानी लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिस तरह से मेनिया में बहुत ज़्यादा हाइपर एनर्जेटिक होता है बंदा, ठीक है, तो इसी तरीके से जब दूसरा एपिसोड आ जाता है डिप्रेशन वाला, तो उस दौरान क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है और बहुत ज़्यादा थकावट फील होना। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, उसको फील होता है कि मैं तो बहुत क्या हूँ, मतलब मेरा कोई वर्थ नहीं है, कोई भी कदर कीमत नहीं है, ठीक है, होपलेसनेस का इसी तरीके का फीलिंग इसको आता है, तो इस वजह से ये सुसाइडल अटैक या सुसाइडल आइडिएशन भी इसके जहन में आते हैं, ठीक फिर ठीक है। फिर लिखा गया है कि इनअप्रोप्रिएट गिल्ट, इसको गिल्ट महसूस होता है कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ इस घर में बहुत फजूल हूँ, सबका मतलब मैं सब बच्चों में फजूल और बेकार, और मुझ में कोई भी एबिलिटी नहीं है किसी भी चीज़ का, तो इसको होपलेसनेस से स्टार्ट हो जाती है। डिमिनिश एबिलिटी टू थिंक और कंसंट्रेट, किसी भी चीज़ में इसका कंसंट्रेशन जो है ना वो फिर नहीं रहता, फोकस नहीं रहता, ठीक है, इसकी जो थिंकिंग की एबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है, इंडिसाइसिव
इंडिसिसिवनेस हो जाती है, यानी इसका जो फ़ैसला है वो गैर फैसलाकुन हो जाता है। ठीक है, वो अपने लिए कोई भी फ़ैसला जल्दी से नहीं ले सकता। ठीक है, और इसी वजह से क्योंकि वो उसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम हो जाता है, उसका फोकस अपने आप पे या किसी भी चीज़ के लिए नहीं रहता, तो इस वजह से इसमें जो फैसलाकुन है वो गैर गैर फैसलाकुन हो जाता है। ठीक है, सुसाइडल आइडिएशन आते हैं। ठीक है, ये सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर देते हैं क्योंकि मेजर डिप्रेशन में होता है, होपलेसनेस एंड वर्टलेसनेस इसमें आ जाती है, इस वजह से ये सुसाइडल अटेम्प्ट की भी कोशिश करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे साथ आ रहा है मेजर डिप्रेशन की फर्दर क्या है कि काज मार्क इम्पेयर्ड इन किस तरीके से हम इसको डायग्नोस कर देते हैं कि हमारे साथ मेजर डिप्रेशन है। तो जब इसकी जो ऑक्यूपेशनल वर्क है, इसकी जो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है, ठीक है, और इसकी जो सोशल एक्टिविटी है जो डेली लाइफ में ये करता था, तो अगर उसमें या रिलेशनशिप में कोई डिक्रीज या इम्पेयरमेंट आ जाती है तो इसको हम मेजर डिप्रेशन में फिर डायग्नोस कर सकते हैं। नॉट ड्यू टू सब्सटेंस अब्यूज़, ये भी सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से नहीं, बल्कि किस वजह से, बल्कि अपनी जो सोच है या अपनी जो किसी भी फेलियर या किसी भी वजह से इसकी जो डिप्रेशन है वो आ जाती है। ठीक है, नॉट बेटर अकाउंटेड बाय द ब्रीफमेंट, ये ज़्यादातर जो ब्रीफमेंट को किसी भी शोक को ये ज़्यादातर अच्छी तरीके का बिहेव जो है ना वो शो नहीं करता ज़्यादातर। कभी अच्छा, तो ये किसी भी ब्रीफमेंट यानी किसी भी शोक को अच्छी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं देता। जैसे कि आफ्टर द लॉस ऑफ लव वन, अगर कोई लव वन जो है ना वो क्या हो गया, वो लॉस हो गया, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो उस दौरान ये इतना डिप्रेसिव हो जाता है कि परसिस्टेंटली 2 मंथ या 3 मंथ के लिए ये डिप्रेस रहता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इसकी जो साइन एंड सिम्टम है डिप्रेशन का वो रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये ज़्यादातर जो शौक है उसको अच्छी तरीके का रिस्पॉन्स या उससे वापस आना जो है ना इसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसकी प्रेवलेंस एंड कोमॉर्बिडिटी की बात करेंगे। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन कम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।